हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जीके जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन जो है दूसरे वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आप चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए 31 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी डेनिस फ्रांसिस। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना जो है 1945 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएस यानी अमेरिका में जो है स्थित है। तो याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 78वें सत्र है इसका अध्यक्ष जो है डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 32 है कि कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे। तो 32 का राइट आंसर होगा बी, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। महात्मा गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में उपस्थित हुए थे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो है उपस्थित हुए थे। भारतीय सांविधिक आयोग और बटलर समिति में रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 1930, 1931 एवं 1932 में जो है क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में जो है बुलाया गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय सिनेमा सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा सी, वहीदा रहमान। तो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आशा फारेख को वर्ष 2022 में दिया गया था। इस अवार्ड की प्रथम विजेता देविका रानी थी और पद्म श्री से वर्ष जो है 1972 एवं पद्म भूषण से 2011 में सम्मानित किया गया था। अब देखिए वहीदा रहमान की जो है प्रसिद्ध फिल्में थी प्यासा, गाइड, खामोशी, कभी कभी आदि। अब देखिए 2019 में यह अवार्ड रजनीकांत को भी दिया गया था। 2019 में किसे? रजनीकांत को, और 2023 में वहीदा रहमान। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो 34 का राइट आंसर होगा ए, 1972। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था। 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत में शिमला में 2 जुलाई 1972 में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसे शिमला समझौता कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कि इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल थे। 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच 1971 में बांग्लादेश को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चला था। 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। शिमला समझौता में LOC का निर्धारण किया गया है। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। और याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में। ठीक है, यानी 34 का क्या होगा? तो 34 का होगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो शिमला सम्मेलन हुआ 1945
1945 में, शिमला सम्मेलन 1945। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंध पवित्र स्थान है? तो इसका सी ऑप्शन यानी गुरु नानक देव। तो देखिए सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है वहाँ हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाएंगे। अब देखिए वे मुगल बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुई थी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी और मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई। अब देखिए सिख के 10 गुरु हुए। सिख के टोटल 10 गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह जो है ये अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन बॉम्बे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। कहता है कि जिनका मूल नाम मूल शंकर था, इनके गुरु स्वामी विरजानंद थे। यह आंदोलन पश्चात प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। आर्य समाज के पवित्र पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। आर्य समाज ने हिंदू धर्म सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। वेदों की ओर लौटो नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। ठीक है। अब चलिए देखते हैं 37। संसार का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए इसका ए ऑप्शन सहारा। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल है 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना है? 92,92,000,000 ठीक है किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए गोबी मरुस्थल एशिया के सबसे बड़ा और शीत मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल एशिया के सबसे बड़ा और शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल भी है। ठीक है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल क्या है? संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है ये सहारा मरुस्थल है, लेकिन विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल है। उसके बाद देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये सहारा मरुस्थल है। और देखिए थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक है, अब है कि थार मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व के प्रमुख मरुस्थल देखिए जैसे गोबी ये चीन मंगोलिया में स्थित है, और तकला मकान ये चीन में है। थार जो है भारत पाकिस्तान में है। दस्त ए लूट ये ईरान में है। कालाहारी का है तो बोत्सवाना, आटाकामा चिली में है। ठीक है, पेंटामोनिया ये अर्जेंटीना में है। विक्टोरिया और सैंडी ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद भारत की संसद का भाग नहीं है। भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद कार्यपालिका से संबंध है। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। भारत की संसद राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा उच्च एवं एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती।
इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा सदस्य का प्रथम या निम्न सदन होता है। ठीक है, इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कहता भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो देखिए 39 का होगा डी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए कि भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, 388 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में अंतिम शक शासक रौद्र सिंह थर्ड की हत्या कर दी। शकों को पराजित करने के कारण चंद्रगुप्त टू को सकारी भी, ठीक है, सकारी भी कहा गया है। शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। शकों को हराने के बाद भी चंद्रगुप्त टू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और मेहरौली स्तंभ लेख में राजा चंद अंकित हैं। इसकी पहचान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसका बी ऑप्शन शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राजा विदेह एवं उनसे पुरोहित गौतम राहुगण के द्वारा आर्य सभ्यता के विस्तार की चर्चा किया है। शतपथ ब्राह्मण में ही गंधार, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। कर्मकांडीय ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के शुक्ल शाखा का जो है ग्रंथ है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है और शतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता का विस्तार जो है सदानीरा तट तक जो है बताया गया है। अब चलिए देखते हैं 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि सूरत में अंग्रेज को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो 41 का होगा बी यानी जहांगीर। ठीक है, कौन होगा? तो जहांगीर। अंग्रेजों की भारत में प्रथम व्यापारिक जो कोठी है ये फैक्ट्री सूरत में 1608 में जो है खुली। ठीक है, 1608 में। और 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्र जो है तट मुसोलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1608 में सूरत में अंग्रेजों द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री खोलने का प्रयास पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण सफल नहीं हो सका था। अंततः 1613 में पुनः अंग्रेज के प्रयास सफल हुए। अब उन्हें सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिली। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था जो राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि स्वर्ण ट्रांस जो है निर्दिष्ट करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। तो देखिए स्वर्ण ट्रांस यानी रिजर्व ट्रांस ये जो है IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को निर्दिष्ट करता है। स्वर्ण ट्रांस मुद्रा के जो है आवश्यक कोटा का एक हिस्सा है। ठीक है, और यह प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश के पास होना चाहिए जिसे IMF द्वारा प्रदान किया जाता है। बिना सेवा शुल्क दिए अपने उद्देश्य के लिए IMF के सदस्य देश इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए 43 है 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी सौरभ गांगुली। तो 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया है। अब देखिए सौरभ गांगुली को तो बंधन बैंक और त्रिपुरा पर्यटन, और संजय दत्त को जो है अरुणाचल प्रदेश में, सचिन तेंदुलकर जो है राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुनाव आयोग जो है 2023, और आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 44 है
कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में खाली स्थान शामिल है? इसका राइट आंसर होगा ए, तार का वृक्ष। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में तार का वृक्ष शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को स्थापना की गई। ठीक है, कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्तुति की। नियम, अब देखिए नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई जो है करेंसी नोट जारी करता है और भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ साथ कब जो है मनाया गया? 43 का ए ऑप्शन, 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में 21 मार्च को फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ मनाया गया है। ठीक है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम। अब देखिए कि 16 विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शहर दिवस ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश के जो है 7वें बंदरगाह के संचालन का जो अधिकार प्राप्त किया है? तो 46 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए मई 2023 में भारत सरकार ने म्यांमार में 7वें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है। त्रिकोमाली और हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित हैं। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित हैं। चिटगोंग, चट्टग्राम और मोंगला बंदरगाह ये बांग्लादेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 47। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की जो शक्ति है ये भारत के जो है राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, तो किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती हैं। उसके बाद देखिए किसका जो प्रभाव है ये संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं जारी कर सकते। अब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब जो है राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 143 यानी 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया जाता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो इसका जो 48 का राइट आंसर होगा बी, कराकस। तो दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। जैसे देखिए पेरू की राजधानी का लीमा है, इक्वाडोर की है क्वेटो, गोयाना का है जॉर्ज टाउन, सूरीनाम का है परामरीबो, ठीक है, चिली का है सेंटियागो, कोलंबिया का है बोगोटा। ठीक है, ये सारे हैं। अब चलिए देखते हैं 49। कहता है मार्च 2023 में भारतीय मूल के रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया है। 49 का होगा ए ऑप्शन यानी अमित क्षत्रिय। तो मार्च 2023 में भारतीय मूल के रोबोटिक
इंजीनियर अमित क्षत्रिय को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। अगस्त 2023 में टेस्ला ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। धनंजय जोशी की जो है दूरसंचार उद्योग निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2022 में भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित जो है राज्य कब बने। तो देखिए 50 का राइट आंसर होगा सी। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित जो स्वराज्य बने। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अब देखिए राज्यसभा द्वारा पारित हुआ 5 अगस्त 2019 को, लोकसभा द्वारा पारित हुआ 6 अगस्त 2019 को और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुआ 9 अगस्त 2019 को और लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो याद रखना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश जो है ये बने 31 अक्टूबर 2019 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं। 51 का राइट आंसर होगा डी, यानी जलरागी कोलाइड। ठीक है, तो जो पदार्थ जल के संपर्क में तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है वो जलरागी कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, जलरागी कोलाइड जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है और कोलाइड विलयन में जो प्रक्षेपित कणों का आकार है ये 10 के पावर -5 सेंटीमीटर और 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इन कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। कोलाइड विलयन के उदाहरण है दूध, गोंद, रक्त, स्याही आदि। ठीक है, अब देखिए कि निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से 10 के पावर -2 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का जो परिक्षेपण होता है ये एरोसोल कहलाता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है। यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम देखिए इसका होगा सी ऑप्शन, यानी वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, तो त्वरण बराबर क्या होगा, तो त्वरण बराबर होगा आपको बल बट्टा क्या होगा द्रव्यमान। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है अबिंदुकता दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ए ऑप्शन सिलेंडरी लेंस। अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए जो है सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। और बिंदुकता जो है इस दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को क्षैतिज दिशा में रखी गई वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है किंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में रखी वस्तु अस्पष्ट दिखाई देता है। और बिंदुकता का मुख्य कारण कॉर्निया का ठीक तरह से गोलाकार नहीं होना। और बिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 कि एक दूसरे के डी दूरी पर स्थित एम और कैपिटल एम और स्मॉल एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल खाली स्थान के व्युत्क्रम होता है।
इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी उनके बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है, और ठीक है, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है, यानी डी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण जो नियम होता है, ये एफ बराबर क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ जी क्या है, सार्वत्रिक नियम है, सार्वत्रिक नियतांक है। कैपिटल एम स्मॉल एम दो अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं और वस्तुओं के बीच लगने वाला बल है, और डी जो है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। ठीक है, अब देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण बल है, ठीक है, जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है यदि उसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, और देखिए कैपिटल जी का जो मान होता है, कैपिटल जी का मान कितना होता है, 6.67 6.67 गुने 10 के पावर -11। ठीक है, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना है कैपिटल जी का मान 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखिए स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टा में कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और स्मॉल जी किसी वस्तु के द्रव्यमान कौमा आकार और घनत्व पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, घनत्व पर निर्भर नहीं करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है कि पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किया था। तो 55 का राइट आंसर जो होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी थॉमस एडिसन ने। तो पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस एडिसन ने। ठीक है, थॉमस, तो पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। ठीक है, अब गैस देखिए, गैस इंजन का आविष्कार जो है ये डैमलर है। टाइप मशीन का आविष्कारक कौन है, तो सोल्ज है। लिफ्ट का आविष्कार FG ओटिस है। ट्रांसफार्मर का आविष्कारक है फैराडे। तो थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक है डीवार, और लेंस कैमरा का आविष्कार है जीन्स। टायर का है जो है डनलप, टायर का आविष्कारक डनलप है। ठीक है, कौन है, तो टायर का जो है आविष्कारक है डनलप। ठीक है, डनलप है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि दांत के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। तो देखिए दांत के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को है ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। ठीक है, अब देखिए पोमोलॉजी ये फूलों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, हड्डियों से संबंधित विज्ञान को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। भूकंप से संबंधित विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। वृक्षों के झाड़ियों का अध्ययन जो है डेंड्रोलॉजी कहलाता है। झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन जो है लिग्मनोलॉजी है। पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन जो है फाइटोजियोग्राफी, और बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है, और दांतों से संबंधित विज्ञान ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं। तो 57 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, एथिल फॉर्मेट। तो फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर एथिल फॉर्मेट जो है बनता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिक्रमक के रूप में होता है। उच्च वसीय अम्ल प्लस KOH मुलायम साबुन ग्लिसरॉल। ठीक है, और उच्च वसीय अम्ल प्लस NOH ये बनाता है कठोर साबुन प्लस ग्लिसरॉल। साबुन के निर्माण में ग्लिसरॉल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। मुलायम साबुन के निर्माण में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 तथा SO2 का क्या है, अवशोधक भी है। क्या है, तो अवशोधक भी है। 58 है कि शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। तो 58 का राइट आंसर ए
एनाटोमी, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन एनाटोमी कहलाता है। ऑर्थोलॉजी में जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे है कि धमनियों नसों का अध्ययन ये एंजियोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, भूगणित ज्ञान का अध्ययन जियोडेसी और जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन जो है ये जीनोकोलॉजी और गूढ़ लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रिप्टोग्राफी। 59 कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो इसका बी ऑप्शन प्लेग। प्लेग बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है। प्लेग यह रोग जो है पाश्चुरेला जीवाणु के कारण होता है। यह रोग सर्वप्रथम चीन में देखा गया था। इस रोग का संक्रमण चूहा में पाए जाने वाले जो है पिस्सू के कारण होता है। मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है और प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिससे वह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उसे जो है रुग्ण कर लेता है। कोढ़ जो है बैक्टीरिया जनित रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। पोलियो विषाणु जनित रोग है। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 है ये स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में खाली स्थान होता है। तो इसका डी ऑप्शन। तो देखिए स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन की क्षमता होती है। संघ जो है प्लेटी हेलमिनथीज के जीवों में जो है प्लेटनेरिया और टिनिया सिस्टोमोसा फेसिओला आदि हैं। ठीक है, इस संघ के कुछ जंतु प्राय उभयलिंगी होते हैं तथा निषेचन क्रिया प्राय आंतरिक हुआ करती हैं। ठीक है, इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन क्रिया ज्वाला कोशिका द्वारा होता है और निमेटोडा संघ के जो जीव है ये एकलिंगी होते हैं। ठीक है, और संघ निडेरिया के जीवों में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा लिंगी प्रजनन युग्मों द्वारा होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।